हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी। तो चलिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन बताई थी बच्चों। तो आज चलिए इनके कुछ टाइप्स देखते हैं, कितने तरीके के रूल्स होते हैं, किस तरीके वो रूल हम काम करते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला रूल होता है बच्चों अकाउंटिंग एंटिटी, और इसको एक और नाम से जाना जाता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों क्या होता है इसका मतलब, ध्यान से समझना बच्चों। मान लो एक इंसान है या एक आदमी है राम, ये स्टार्ट करता है एक बिजनेस। ये एक बिजनेस स्टार्ट करता है, क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करता है बच्चों। एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस बिजनेस में ये लगाता है 1 लाख रुपए। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये लगा देता है 1 लाख रुपए। तो बच्चों, इस 1 लाख को क्या बोलेंगे, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी टर्म्स पढ़ाई थी, तो वहाँ पे इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। तो बच्चों, ये बिजनेस में कैपिटल लगा देता है। अब बच्चों, बिजनेस में कैपिटल इसने लगा दी, तो आगे चल के हम देखेंगे कि एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये जो बैलेंस शीट है बच्चों, इसमें इस तरफ हम लायबिलिटीज़ लिखते हैं अपनी, लायबिलिटीज़ मतलब बच्चों उधारी, और इस तरफ आप लिखते हैं अपने एसेट्स यानी अपनी संपत्तियाँ। तो बच्चों, ये कैपिटल हमको लायबिलिटी साइड शो करनी पड़ती है। बिजनेस की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमको ये कैपिटल शो करनी पड़ती है बच्चों। जबकि ये तो हमने पैसा लगाया, ये तो हमने किसी को देना नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों शो करी हमने, 1 लाख रुपए तो देने हैं नहीं किसी को। 1 लाख रुपए लायबिलिटी साइड इसीलिए शो होता है बच्चों, वो इसी कॉन्सेप्ट से होता है, क्योंकि ये बोला जाता है कि राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए लगा के, तो अब ये 2 चीज़ें अलग हो चुकी है। मीन्स राम एक अलग इंसान है और इसका जो बिजनेस है ये इससे अलग है। मतलब ऐसा सोच लो, ये भी एक पर्सन बन चुका है जिसकी अपनी एक पहचान है। तो बच्चों, ये बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं हम, ना कि इस राम की। इसलिए बिजनेस में कैपिटल हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस ये सोचता है कि इस बंदे को मैंने 1 लाख रुपए वापस कर रहे हैं, क्योंकि इसने मेरे पे ये 1 लाख रुपए लगाए थे। समझाया बच्चों? इस राम ने एक बिज़नेस खोला 1 लाख रुपए लगा के, और बिज़नेस जैसे इसने खोला, बिज़नेस आप ऐसा समझ लो खुलने के बाद अपने आप में एक और आदमी बन जाता है। तो अच्छा, ये बिज़नेस बोलता है कि राम ने मेरे पे 1 लाख रुपए लगाए, मेरे को इसे ये लौटाने हैं, वापस करने हैं, यानी मेरे सर पे उधारी है राम की। इसीलिए ये लायबिलिटी साइड इसको लिखते हैं बच्चों कैपिटल नाम से। ठीक है बच्चों, उसकी डेफिनेशन लिख लो आप चाहो तो। Business is treated as separate entity from its owner। मतलब बिजनेस को ट्रीट किया जाता है एक सेपरेट, यानी एकदम अलग, फ्रॉम इट्स ओनर, अपने ओनर से उसको अलग माना जाता है। ये इसका एग्जाम्पल था बच्चों, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो आपको समझ आ गया होगा अकाउंटिंग एंटिटी क्या होती है, या फिर इसको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी बोला जाता है। चलिए बच्चों, फिर अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 2। इसको बोला जाता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है बच्चों? तो आपको एकदम ईजीली समझ आ रहा होगा इसके नाम से ही, कि ऐसी ट्रांजैक्शंस, बच्चों अभी नोट डाउन कोई नहीं करेगा, सिर्फ समझना है आपको,
जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इसको आपको ध्यान से समझना है। नोट डाउन करने के लिए मैं आपको टाइम दे दूँगा। तो बच्चों मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which can be measured in मनी टर्म। बच्चों ट्रांजैक्शन और इवेंट जो कि मेजर करी जा सके मनी टर्म्स में आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑफ द एंटरप्राइजेस या फिर बिजनेस। इसका मतलब बच्चों ये है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल नंबर 2 ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट जिसको आप मेज़र कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उसको रिकॉर्ड करोगे बुक में अपने बिजनेस के या फिर एंटरप्राइजेस के। ठीक है बच्चों, तो ये दो जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताए, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों प्रिंसिपल नंबर 3 है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल ये बोलता है बच्चों कि हम एक मैं आपको पहले इसकी मीनिंग लिखवा देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेज इज ब्रोकन into smaller periods। जनरली ये 1 ईयर का होता है, so that its performance is measured at regular intervals। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो बच्चों चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ मैं एक स्टार्ट करता हूँ बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम बच्चों मैं ये कभी नहीं सोचता कि बच्चों ये बिज़नेस कब बंद होगा। हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस चलता ही जाएगा, आगे चलता जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बच्चों। लास्ट वीडियो में गोइंग कंसर्न जो था वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। तो बच्चों ये बिज़नेस चलता जाएगा, सालों साल चलता जाएगा, ये माना जाता है। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने पे मैंने लगाए 1 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों बिज़नेस चलता गया आने वाले 50 सालों तक, या आप मान लो 100 सालों तक। तो बच्चों ऐसा नहीं होता कि हमने बिज़नेस अगर यहाँ स्टार्ट किया है और जब ये बिज़नेस बंद होगा, यानी यहाँ पे जब ये बिज़नेस बंद होगा तो ही हम अपना प्रॉफिट को देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं होता बच्चों कि 60 साल 80 साल 100 साल बाद हम चेक करें कि हमारे बिज़नेस को स्टार्ट करना था हमने यहाँ पे, और जब ये आज एंड हो रहा है 100 साल बाद, तो इस 100 साल बाद हमको प्रॉफिट हो रहा है कितना या फिर लॉस हो रहा है कितना। ऐसा नहीं होता बच्चों। इसी चीज़ को हम एक स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि जनरली 1 ईयर का होता है। हम एक ईयर के बच्चों इसके ईयर्स को ब्रेक कर लेते हैं। अब इस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ ये कैलकुलेट करना ईजी है हमारे लिए। हर एक ईयर के लिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो ये लिखा है
द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड, जो कि जनरली 1 साल का होता है, सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। परफॉर्मेंस से मतलब बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस से है। तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो फोर्थ प्रिंसिपल पे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल का नाम है बच्चों फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो बच्चों इसमें पहले आप मेरे साथ लिखिए, फिर मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। ऑल दी significant or important information should be fully disclosed in the financial statement. क्या मतलब हुआ इसका मतलब बच्चों सिंपल है कि सारी सिग्निफिकेंट, सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी पड़ेगी, फुल्ली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सिंपल है बच्चों इसका मतलब। फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब ये कि सारी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को आपको शो करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसका एक एग्जांपल है बच्चों कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी बच्चों, इसको हमें शो करना पड़ता है बैलेंस शीट में बच्चों। अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी होती क्या है? तो बच्चों ये ऐसी लायबिलिटी होती है जो अभी हुई नहीं है, मतलब ऐसे लॉसेस होते हैं या इस तरीके की लायबिलिटी होती है जो अभी हुए नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, कुछ महीनों बाद ये हो सकता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा और सही से आपको डिफाइन करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं एंटीसिपेटेड लॉसेस। ठीक है बच्चों, कंटीजेंट लायबिलिटी हमारी एंटीसिपेटेड लॉसेस होते हैं, यानी हम अभी बैठ के अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले 6 महीने बाद हमें कुछ इस तरीके का लॉस हो। तो बच्चों ये हमें शो करना पड़ता है बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, तो बच्चों आप ये दोनों के दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी नोट डाउन कर लीजिए। ये लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चों आराम से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पे। प्रिंसिपल नंबर 5th है बच्चों मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों? तो ठीक है, मैं पहले आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा आपको। एग्जांपल देता हूँ बच्चों मैं इसका। सपोज़ करो बच्चों कि किसी बिजनेस ने 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए बच्चों किसी बिजनेस ने, किसी एंटरप्राइज ने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, तो एक बिजनेस था यहाँ पे जिसका टर्नओवर था 10 लाख रुपए, और सेम 2.5 लाख रुपए खर्च करें एक ऐसे एंटरप्राइज, ऐसे बिजनेस ने जिसका टर्नओवर है 15 करोड़ रुपए बच्चों।
ठीक है। एक बिज़नेस यहाँ पे ये बिज़नेस बी मान लो, ये बिज़नेस ए मान लो। बिज़नेस ए जो है पूरे साल में टर्नओवर उसका 10 लाख रुपए, आप यूँ समझ लीजिए पूरे साल में जो वो प्रॉफिट कमाता है वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता है। और टर्नओवर जो बी है, बिज़नेस बी, उसका जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो 15 करोड़ रुपए है। तो बच्चों इस वाले बिज़नेस के लिए ये जो इसने खर्चा किया है 2.5 लाख रुपए बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए, ये इसके लिए मटेरियल हो सकता है, जबकि इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए उतनी बड़ी वैल्यू नहीं है ये। हालांकि खर्चा दोनों में 2.5 लाख ही हो रहा है, दोनों बिजनेसेस खर्चा तो 2.5 लाख रुपए ही कर रहे हैं बिल्डिंग को रिपेयर करने में, लेकिन इनके लिए ये मटेरियल नहीं है, जबकि इसके लिए मटेरियल है। आपको समझ आ गया मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? इनके लिए ये ज़्यादा वैल्यू नहीं है, जबकि इनके लिए 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए अगर ये रिपेयर कर दें बिल्डिंग को, वहाँ खर्च कर दें, तो इनके लिए ये ज़्यादा वैल्यू की खर्चा हो गया, जबकि इनके लिए नहीं हुआ। तो यही है बच्चों मटेरियलिटी प्रिंसिपल। आइए अब इसको लिखते हैं। मटेरियलिटी प्रिंसिपल refers to relative importance of an item or event। समझ आया बच्चों आपको ये? ठीक है, तो आपको ये भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 6th प्रिंसिपल पे। 6th प्रिंसिपल का नाम है बच्चों प्रूडेंस, या फिर इसको बच्चों कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोला जाता है। अच्छा बच्चों, तो क्या होता है ये, आइए समझते हैं। इसमें बच्चों एक बात साफ साफ लिखी गई है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कहने का मतलब है इस प्रिंसिपल में ये बोला गया कि कोई भी बिजनेस है उसे अपने प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना, भले ही उसको प्रॉफिट आगे जाके हो भी जाए, बल्कि उसे तैयार रहना है, या फिर उसको हर एक उस चीज़ के लिए तैयार रहना है जो कि उसको लॉस करा सकती है। मतलब बच्चों कहने का ये मतलब है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इसका, तो इसका एक एग्जांपल चलो मैं आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल है बच्चों इसका क्लोजिंग स्टॉक। आगे भी आप सीखोगे बच्चों, कभी कभी आपको क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कभी कभी बच्चों वैल्यूड एट कॉस्ट होता है, या फिर साथ ही में गिवन होती है उसकी मार्केट वैल्यू। तो बच्चों इसमें से हमेशा हम कौन सी वाली लेते हैं, कौन सी वैल्यू लेते हैं? विच एवर इज लेस। जो भी बच्चों इनमें से कम होगी हम वही वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हुई तो हमारा फ़ायदा ही है, लेकिन कम वाली लेके हम एंटिसिपेट कर लेते हैं अपने लॉसेस को, कि अगर हो भी जाए, अगर इसकी वैल्यू कम भी हो जाए तो भी हमें लॉस ना हो। एग्जाम्पल समझ आए बच्चों? अगर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम भी हो जाए तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम हमेशा तैयार रहते हैं अपने पॉसिबल लॉसेस के लिए। ठीक है, इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स बच्चों क्या होते हैं? सबसे पहले डेट्स मतलब होते हैं बच्चों डेटर, और डेटर मैंने आपको बताए थे वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है।
तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे समझते हैं, कभी कभी क्या होता है, मान लो मेरे 2 डेटर थे, मुझे लग रहा है ये मेरे पैसे तो दे देगा पक्का, लेकिन ये वाला जो पर्सन है शायद ऐसा हो सकता है कि ये मेरे पैसे ना लौटाए। तो बच्चों मुझे अगर ऐसा लग रहा है मेरे पैसे नहीं लौटाएगा, तो इस बेस पे मैं प्रोविज़न फॉर डीडी क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब मैं पहले से ही ये मान के चल रहा होता हूँ कि ठीक है ये मेरे पैसे नहीं लौटाने वाला। हालांकि अभी इसने मना किया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अभी से तैयार हूँ अपने पॉसिबल लॉसेस के लिए कि शायद ये ना लौटाए। इसे हम डेटर में से लेस कर लेते हैं बच्चों, इसीलिए। हालांकि इसने अभी मना नहीं किया कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन हम फिर भी यही मान लेते हैं कि ये नहीं देगा शायद, इसलिए प्रोविज़न हम पहले ही बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ होती है प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये लीजिए, मैं आपको पेज दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 7th प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या फिर इसको बच्चों बोला जाता है और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। क्या मतलब है इसका? तो बच्चों इसका सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब है द एसेट, कोई भी एसेट होगा, इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस इन द बुक। कोई भी एसेट है उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एट कॉस्ट प्राइस बुक्स पे अपनी। इसका एग्जांपल चलिए मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपका नाम है राम, तो राम ने परचेज़ करी एक मशीन फॉर रुपीज़ 80,000। राम ने एक मशीन खरीदी बच्चों 80,000 रुपये की, लेकिन बट आफ्टर सम टाइम उसकी जो मार्केट वैल्यू थी, इट्स मार्केट वैल्यू गोज़ अप टू ₹1 लाख। तो बच्चों कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो राम ने मशीन खरीदी थी 80,000 रुपीज़ की, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 1 लाख रुपए। तो बच्चों हमें बुक्स में क्या लिखनी पड़ेगी? हमें बुक्स में लिखनी पड़ेगी बच्चों 80,000 एट कॉस्ट। यही ये रूल कहता है कि आपको एट कॉस्ट ही लिखना है। 1 लाख रुपए कहीं भी नहीं शो होंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यही बात हमारा रूल ये प्रिंसिपल 7 बोलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों प्रिंसिपल नंबर 8 पे, जिसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, तो बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, मैं आपको पहले इसका मीनिंग लिखवा देता हूँ फिर समझाते हैं। तो कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड should be matched against the revenue of that period। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक इसका, तब आपको फिर ये चीज़ समझ आ जाएगी। इसका एग्जांपल है बच्चों एक बहुत अच्छा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
मान लीजिए बच्चों हमने एक मशीन खरीदी और इसको यूज़ किया फुल ईयर, तो बच्चों अगर मैं इसे पूरे साल यूज़ करूँगा, ये प्रोडक्शन कर रही है मेरे प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्शन करके दे रही है मेरे प्रोडक्शन कर रही है प्रोडक्ट्स का, तो उस बेस पे क्या हो रहा है, मैं उस प्रोडक्शन जो भी ये करके दे रही है उसको मैं प्रोडक्ट को सेल करके वहाँ से इनकम जनरेट कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे इनकम हो रही है। लेकिन साथ ही साथ ये मशीन जितना यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने आपको बताया था ना बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो बच्चों मशीन की वैल्यू भी कम होते जा रही है, मतलब एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है और एक तरफ मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। एसेट मीन्स कैश, कैश की वैल्यू मेरे बढ़ रही है, मेरे पास कैश आता जा रहा है जब मैं सेल करता जा रहा हूँ। तो यही होता है बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल। कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच अगेंस्ट द रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। यानी कोई भी अगर आपका खर्चा होता है तो आपको उसको मैच करना पड़ेगा उस साल के इनकम से। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया और 20,000 रुपये मैंने खर्चा भी किया है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आपको बोलना पड़ेगा हमें 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर हुई बच्चों ये बात? मैचिंग प्रिंसिपल ये बात बोलता है। ठीक है बच्चों, 9th प्रिंसिपल पे चलते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन entered into by an enterprises has two aspects, और वह एस्पेक्ट्स होते हैं बच्चों, एक होता है उनमें से डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट के बच्चों डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए, इसे बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। हालांकि बच्चों इसके ऊपर हम पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे जाके, तब ये वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप एक फॉर्मूला है जो आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो बच्चों आप ये नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। इसके ऊपर बच्चों हम एक चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे आगे चल के, तो ये मैं वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर कर दूँगा। अभी के लिए आपको ये समझना है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज़ टू एस्पेक्ट्स, एक डेबिट और अ क्रेडिट, जो कि इक्वल अमाउंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये तीनों प्रिंसिपल भी नोट डाउन कर सकते हैं, 7th प्रिंसिपल, 8th प्रिंसिपल और 9th प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए 10th प्रिंसिपल पढ़ते हैं। 10th प्रिंसिपल जिसका नाम है रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों? चलिए मैं आपको इसको पहले लिख के इसका मीनिंग बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड in which it's earned, irrespective of the
फैक्ट whether it is received or not। तो बच्चों ये सेम एक और प्रिंसिपल की तरह है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था बच्चों, किसी और टॉपिक की तरह है, किसी और कॉन्सेप्ट की तरह है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। तो बच्चों आपको होमवर्क यही है कि ये किससे मैच कर रहा है, सेम ये किसकी तरह है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो मैं चलिए आपको समझा देता हूँ क्या है ये। रिवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच इट्स अर्नड। इसमें ये बोला गया कि अगर हमें कोई इनकम होती है तो हमको वो इनकम उसी ईयर में शो करनी है, भले ही हमको उसका पैसा अभी तक मिला या ना मिला हो। जिस ईयर में हमने इनकम जनरेट कर ली, हमें उस इनकम को उसी ईयर में शो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो लास्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है बच्चों? वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये हमारा बच्चों लास्ट प्रिंसिपल है, 11 प्रिंसिपल्स हैं, ये लास्ट है। इसमें क्या बोला, जैसे बच्चों नाम से पता चल रहा है वेरीफिएबल, यानी कि अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम personal bias. There must be an evidence of transactions which are capable of वेरिफिकेशन। तो बच्चों इसका ये मतलब है कि अकाउंटिंग पर्सनल बायस से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की ये नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके की पर्सनल चीज़ें अकाउंटिंग करते टाइम बीच में नहीं आनी चाहिए। आपको अकाउंटिंग करते टाइम सारी की सारी चीज़ें बाहर रख के सिर्फ अकाउंटिंग में ही ध्यान देना होगा। उसमें कोई पर्सनल प्रॉफिट या पर्सनल इनकम जनरेट करने की बात नहीं आनी चाहिए। और दूसरी, वेरीफिकेबल जैसा हमने यहाँ लिखा है वैसे ही देयर मस्ट बी एन एविडेंस। हर एक चीज़ का एविडेंस होना चाहिए बच्चों जिसका हो सकता है, विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। इसके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों, किस किस तरीके के हमारे एविडेंसेस होते हैं। तो बच्चों आपने इनवॉइसेस, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, बिल्स एटसेट्रा, ये सब बच्चों हमारे इसके एग्जाम्पल है। अगर हमने सेल करी तो बच्चों सेल करने का एविडेंस होता है इनवॉइस। अगर हम परचेज़ करते हैं तो उसका एविडेंस। तो बच्चों ये थे कुछ 11 इसके प्रिंसिपल्स, तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ख़त्म हो गए। तो बच्चों अगर मैं इस थर्ड चैप्टर की बात करूं तो आउट ऑफ 100 हमने बच्चों 90% या आप कह लीजिए 95% जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म कर ली हैं। अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं बच्चों, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना के डालूँगा जिसमें ये चैप्टर नंबर 3 हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।